लोग आ जाइए, रुक जाइए, अभी क्लास लाइव नहीं कीजिएगा। कीजिए। क्लास लाइव हो गया, हो गया, नोटिफिकेशन दे दीजिए टेलीग्राम पे। चलिए, सबसे पहली बात, हम कैमरा में आ रहे हैं। हम भी मोदी जी की तरह धीरे धीरे कैमरा जीवी हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात, कोई बात नहीं है, हल्ला मत कीजिए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। सबसे पहली बात, अभी आप लोगों का क्लास होगा। सबसे पहली बात, अभी आप लोगों का क्लास होगा और आने दीजिए। अभी आप लोगों का क्लास, आ जाइए, आ जाइए, मिठाई लेके कहा है महाराज, वाह, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, हो गया, हो गया, कुछ नहीं, उधर लड़की साइड चले जाए। अभी आप लोगों का पॉलिटी का क्लास होगा, लेकिन आधा घंटा हम आपका लेंगे 6 बजे तक। 6 बजे तक आधा घंटा हम आपका लेंगे, सभी जो भी लोग क्लास कर रहे हैं। 6 बजे से क्लास शुरू होगा, या उससे पहले से भी शुरू हो सकता है, कभी भी क्लास शुरू हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो है बता रहे हैं, जो बता रहे हैं आप लोगों के लिए जरूरी है। स्पेशली आप लोग जो बचे हुए दिन है उसमें प्रेरित हो सके, इसी वजह से आप ही के बैच में और आप ही के बैच टाइम में जो है ये छोटा सा समारोह रखा गया है। देखिए, पिछले दिनों 689 मद्य निषेध सिपाही का नोटिफिकेशन आया था। उसमें जो बिहार पुलिस का है क्राइटेरिया, बिहार पुलिस में पहले एक परीक्षा होता है, फिर उसके बाद फिजिकल होता है। जो परीक्षा होता है, जो रिटेन होता है, वो पास करना जरूरी होता है। जब आप रिटेन पास करते हैं तभी फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। तो जो आप स्टेज पर देख पा रहे हैं, बहुत लोगों का चेहरा कैमरा में आ भी नहीं रहा है, लेकिन जब सबको सम्मानित करेंगे तो सबको आप देख पाएंगे। पूरा स्टेज भरा पड़ा है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो निकल गए हैं, जो फिर कभी आएंगे। हमको मैसेज भी किए हैं कि सर कोई काम था, निकल गए हैं, फिर कभी आ रहे हैं। तो जो भी लोग आए हैं आज स्टेज पे, जो है आप जिस प्रकार से आज बेंच पे बैठ करके पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी आप ही के जैसा बेंच पे बैठ के पढ़े हैं और बेंच से स्टेज तक का सफर पार किए हैं। और सफलता छोटा हो या सफलता बड़ा हो, सफलता सफलता होता है। और कोई भी काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, मेरा अपना मानना है। और कोई भी सफलता ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, बल्कि सफलता सफलता होता है। और आज आप अपने सामने ऑफलाइन वाले लोग सभी को देख पा रहे हैं, तो आप अपने सामने जो स्टेज पर इन चेहरा को देख रहे हैं, ये बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 में अंतिम रूप से चयनित स्टूडेंट हैं। इनके ऊपर से बेरोजगारी का धब्बा आज से हट गया है। इन लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है और आज से इन लोगों के ऊपर से जो है बेरोजगारी का धब्बा हट गया है। तो आर्थिक तौर पर आज से ये लोग स्वतंत्र हो गए हैं। और आज के डेट में अभी जैसा भौतिक युग है, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब ये लोग जो है 5,000 10,000 के लिए किसी के सामने हाथ फैलाएंगे नहीं, बल्कि इन लोगों के सामने कोई 5,000 10,000 के लिए हाथ फैलाएगा। और देखिए, मेरा अपना मानना है, आप लोगों को भी ये बात कहते हैं, हजारों बार कहे हैं, और आप लोगों को भी ये बात कह रहे हैं, सफलता का मतलब कदापि ये नहीं होता है कि एक मुकाम को पा लिए मतलब सफल हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। सफलता का मतलब होता है निरंतर आगे बढ़ते रहना। निरंतर आगे बढ़ते रहना सफलता का मेरे ख्याल से मतलब ये होता है। तो और
हमको जैसा लगता है कि ये सभी के सभी छात्र जो है 1275 जिनका भी ग्रेजुएशन हो गया होगा, 1275 पोस्ट के लिए जो 17 दिसंबर को परीक्षा होना है उसमें ये सभी छात्र पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें कोई है जो नहीं देने जा रहे हैं 1275 प्रीलिम्स परीक्षा? 1275 दरोगा प्रीलिम्स परीक्षा सब लोग देने जा रहे हैं। आप नहीं देने जा रहे? कहाँ है? आप तो दरोगा बैच में पढ़ती थी जी और नहीं बढ़े थे और ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। हाँ, सिर्फ एक लड़की है। ओ, आप भी नहीं दीजिएगा, चलिए ठीक है। तो एक दो हो गया, और भी कोई है? नहीं है। तो दो लोग ऐसे हैं जो नहीं देने जा रहे हैं। उसके अलावा खैर वो लड़की तो दरोगा बैच की थी। कौन बैच है? कौन बैच था आपका? सेकेंड या थर्ड? सेकेंड बैच, ठीक है। तो दरोगा बैच में पढ़ती थी, बन गई सिपाही। और हम आपको बता दें, आप लोगों का जो विभाग है बहुत शानदार विभाग है, और हम आपको बता रहे हैं आप अपने विभाग में जॉब कीजिएगा ना, आपको लगबे नहीं करेगा कि आप जॉब कर रहे हैं। पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा आपको। अब उस मौका को आप फायदा कैसे उठा सकते हैं ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आगे जो है अभी एज ए पुलिस आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, लेकिन आगे आप अपना लक्ष्य आगे बढ़ाइए। एज ए सब इंस्पेक्टर आपको नियुक्ति पत्र मिले, मेहनत कीजिए आगे, और मेहनत के बदौलत ही हर कुछ होता है। और हम आपको क्लास में आपको भी बोलते हैं और इन सभी को भी बोल रहे हैं और सबको बोल रहे हैं, अगर ये लोग अपने जीवन में अभी सफल हैं, इनके ऊपर से बेरोजगारी का धब्बा अगर हट चुका है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान इसके खुद का है। तो इनके योगदान के लिए, इनके मेहनत के लिए हम ये चाहते हैं सब लोग जोर से ताली बजाइए इन लोगों के लिए। तो अगर ये अगर हल्ला नहीं, आप लोग हल्ला बहुत करते हैं। अगर ये लोग सफल हुए हैं तो पुनः हम आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा योगदान इनके खुद का है। देखिए, टीचर सिर्फ आपको मार्गदर्शन करता है, बाद बाकी मेहनत आपका रहता है, और आपके मेहनत के बदौलत ही जो है आप सफल हो पाते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं वहां से यहां का सफर तय करना, देखिए है तो कुछ नहीं, वहां से यहां का सफर कुछ नहीं है, ऐसे हम क्लास से निकलेंगे आप तय कर लीजिएगा। लेकिन हमारे साथ खड़ा होकर के हम आपके लिए दो शब्द बोले, आप अपने जीवन में सफल हो, यह बहुत बड़ा चीज होता है, समझ गए? तो इन लोगों के लिए एक छोटा सा सम्मान समारोह रखे हैं। देखिए, हमारा अपना अलग तौर तरीका रहा, हम शुरू से ही बच्चों को प्रेरित करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जिस समय जितना औकात था, जो क्षमता था मेरा, उस अनुसार से हम किए हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो समारोह है, ये छोटा सा समारोह है आप लोगों के लिए। और 2017 से कोचिंग खुला है। 2017 से लेकर अभी तक संस्थान में पढ़ने वाले जितने भी सफल छात्र हैं किसी भी क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, एसआई विभाग में, रेलवे में या अन्य किसी भी विभाग में जितने भी सफल छात्र हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह 2024 में रखने जा रहे हैं। 2024 में संभवतः जब नया सेशन की शुरुआत होगी, यानी आप मान करके चलिए कि मार्च अप्रैल में जो है एक बड़ा सम्मान समारोह रखने जा रहे हैं। और वो बड़ा सम्मान समारोह रखने जा रहे हैं आपको गांधी मैदान में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है, वही ना बड़ा, हाँ, उसी हॉल में रखने जा रहे हैं। और उसमें आपको सैकड़ों सिपाही, सैकड़ों दरोगा, अनेकों रेलवे विभाग में संस्थान से सफल हुए छात्र, अनेकों अन्य विभाग में संस्थान से जुड़ करके, जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पढ़े हैं, मेंस कहीं और पढ़े हैं, तो जो बीपीएससी में भी क्वालिफाई किए हैं, बीपीएससी में भी क्वालिफाई किए। हमारी एक दीदी है, वो 10 से 12 एसआई बैच में जो है, 10 से 12 एसआई बैच जो था उसमें प्रीलिम्स के लिए हमसे पढ़ करके हमारी दीदी पास की है, और 67वीं में उनका फाइनल हुआ है, उनसे हम मिलाएंगे आपको। तो इस प्रकार के अनेकों लोग हैं। सिंटू से हम आपको मिलाए ही हैं प्रीलिम्स के लिए, वो यहीं पर किया है, मेंस अलग अलग जगह से किया है, वो बात आपको बताया भी। तो इसके बाद रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे छात्र हैं, रेलवे के अन्य विभाग में बहुत सारे छात्र हैं। यानी संस्थान की स्थापना से लेकर अभी तक संस्थान में जितने भी सफल छात्र हैं, इंक्लूडिंग ये लोग भी, समझ गए? तो
एक बड़ा सम्मान समारोह रखेंगे, जिसकी सूचना आपको संस्थान के टेलीग्राम चैनल के जरिए, और आप लोगों का नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो गया है, सबके अंतिम में लिख दिया 689 सिपाही, 689 सिपाही, समझ गए। ऐसे भी हम स्टेटस लगाएंगे तो आप देख ही लीजिएगा, समझ गए। तो करेंगे और उसमें अच्छे वक्ता को भी लाएंगे, समझ गए। मतलब बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बड़ा चीज है, अब सब चीज यहां पे बताना सही नहीं है, समझ गए। तो कुछ बड़ा करेंगे, तो उसमें भी आप लोगों को आना है। लेकिन एक आगे जो है 17 दिसंबर को परीक्षा था, तो सोचे आप लोग से एक मुलाकात हो जाएगा, इन लोगों से भी आप मिल लीजिएगा और छोटा मोटा गिफ्ट भी जो है मिल जाएगा, समझ गए। तो इन लोगों के लिए जो है एक छोटा सा समारोह रखे हैं और उसमें जो है इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और आगे 1275 का जो है ये था, क्या कहते हैं, प्रीलिम्स परीक्षा होना है, तो हम जो प्रैक्टिस सेट निकाले हैं वो दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पर। और वो जो दे रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोग को बोलते हैं कि आप कर लीजिएगा, तो आप लोग भी उसको कर लीजिएगा। तो छोटा सा गिफ्ट है हमारे तरफ से, बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा करेंगे। अगले साल सबको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, सब लोग को वहां भी आना है। और 1275 वालों के लिए तो हम अनाउंसमेंट किए हैं, 1275 वालों के लिए अनाउंसमेंट ये किए हैं, टॉप 20 में संस्थान से अगर कोई भी आता है उसको बुलेट मिलेगा। टॉप 20 में संस्थान से कोई भी आता है उसको बुलेट मिलेगा। और हमारे हॉस्टल में रहने वाले 50 छात्र में से अगर कोई टॉप करता है, एक रैंक पे आता है, वो 50 लाख के अंदर का जो गाड़ी मांगेगा वो देंगे। लेकिन शर्त है उसमें, टर्म एंड कंडीशन, हॉस्टल हमारे हॉस्टल का होना चाहिए, हमारे हॉस्टल का होना चाहिए एक रैंक। ये अनाउंसमेंट हम किए हैं, समझ गए। तो ये सब जो है ना, स्पेशली आप आ जाइए ना, आ जाइए, जो मांगिएगा वो दे देंगे हम जितना महंगा गाड़ी पर चढ़ते हैं उसके अंदर का गाड़ी दे देंगे, ठीक है। अब हमसे ज्यादा महंगा गाड़ी पे चढ़िएगा आप, तो ये हमको नहीं ना शोभा देगा, फिर हमको डिफेंडर BMW सब खरीदना होगा, तो वो सब खरीदना ना है नहीं, समझ गए। तो चलिए, तो एक छोटा सा गिफ्ट है, 2-3 चीज है, जो भी है आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। और यही कहेंगे कि आगे बढ़िए, इससे भी आगे बढ़िए, रुकना नहीं है, सफलता का मतलब रुकना नहीं होता है, समझ गए। तो डीजे हो, पहले लड़की से शुरुआत कर देते, क्योंकि लड़की घर की लक्ष्मी मानी जाती है, ठीक है। चलिए आ जाइए, एक एक करके देंगे। गिफ्ट में जो है ना एक एक करके आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग इधर उधर हो जाइए ताकि गिफ्ट में एक एक करके आए, ठीक है। इधर उधर हो जाइए। अरे अब तो साथे में काम ही करना है आप लोग को, अभी से दोस्ती कीजिए महाराज, हाँ थोड़ा सा, हाँ चलिए दीजिए, एक एक करके दीजिए। इधर कैमरा इधर घुमा दीजिए, मेरे तरफ कैमरा घुमाइए महाराज, कैमरा का उधर घुमा दिए। बताइए, धीरे धीरे हमको कैमरा से प्यार हो गया। चलिए पकड़िए, आपका गिफ्ट है। खुश रही, खुश रही, हो गया एकदम, सबको आशीर्वाद, खुश रही, खुश रही। तीसरा बैच की है, तीसरा दरोगा बैच की। इसको एक रोज हम डांटवो किए थे, लेकिन डांटने के कुछ ही रोज बाद इसका रिजल्ट आ गया। हम रूम पे बोल रहे थे, मेरी खाना बनाने वाली आती है, हम बोले एगो लड़की को पिछले दिन डांटे हैं, उसका रिजल्ट हो गया है। आइए, आ जाइए। ये फाउंडेशन बैच की लड़की है क्या जी? हाँ, मार खाई है बेचारी। चलिए आ जाइए। सेकेंड बैच की लड़की है आप ना, दरोगा सेकेंड बैच की ना, 5 से 7 और फाउंडेशन की है। अच्छा, आगे तैयारी जारी रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं, मिठाई लाए मेरे लिए, ठीक है। हाँ, हे भगवान, का है, खा लेंगे हम, रखिए ना, बहुत शानदार मिठाई है आपका। इतना खिलाइए, थोड़ा सा खिला दीजिए, थोड़ा सा तोड़ के खिला दीजिए। हम भी आपको खिला देते हैं। है हल्ला नहीं।
हल्ला काहे करते हैं आप लोग? थोड़ा और आपके पास क्वेश्चन बैंक है? क्वेश्चन बैंक है बिहार दरोगा का? क्वेश्चन बैंक ले लिए हैं तो प्रैक्टिस सेट लीजिए, कोई और बुक लीजिएगा आप। प्रैक्टिस सेट ही, प्रैक्टिस सेट ही। ये तो बहुत पुरानी लड़की है क्या जी? पिछले बार मेरिट में छठी है, 2213 में बेचारी मेरिट में छठी है, अभी भी तैयारी जारी रख ले। 2213 एसआई में मेरिट में छठी है। पुरानी लड़की है, ये बहुत पुरानी लड़की है, 2213 बैच की ही लड़की है। तो देखिए एक चीज होता है कि अगर आप लगे रहते हैं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिल जाता है, समझ गए? तो इसलिए कभी घबराने का नहीं है और लगातार मेहनत करते रहना है, लगे रहना है, समझ गए? और भी लड़की है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, मिठाई हम आपका खा लेंगे, ठीक है? चलिए, ओ पकड़िए, रुकिए 1 मिनट, एक आ जाइए। फोटो हो गया? हो गया, खुश रहिए। क्या हुआ? आ जाइए अब लड़का सब, अब लड़का लोग आ जाइए। ये भी अभी पढ़ ही रहा है, तो हम देखते हैं इसको आपके साथ बैठा हुआ, ठीक है? हाँ, खुश रहिए। हल्ला करता ही भी। अच्छा ठीक है, अब इसका हल्ला भी बर्दाश्त होगा। अब सफल ना हो गया है, सफल लोगों का हर चीज बर्दाश्त होता है। खुश रहिए, एकदम सबको आशीर्वाद है, ठीक है? हो गया हो गया हो गया। फोटो खींचते जाइएगा सबका, खींच रहे हैं ना जी? हाँ, ये नहीं कि सिर्फ कैमरा लेके खड़ा, बाद में मांगेंगे तो कहेगा आईबे नहीं किया। और सेट बनाइएगा सब लोग, सेट इसलिए दिए हैं ताकि सेट बनाइएगा। गुडेश, गुडेश जी, हाँ। क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है जी, हाँ मंगा लीजिए। जिसको क्वेश्चन बैंक चाहिए क्वेश्चन बैंक दे दीजिए, ठीक है? क्वेश्चन बैंक में ई भी मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक भी दे देंगे। जिसके पास नहीं है क्वेश्चन बैंक भी, क्वेश्चन बैंक जितना है मंगा लीजिए, जिसके पास नहीं है क्वेश्चन बैंक दे देंगे। आगे आइए, जिनको नहीं मिला आगे आइए, क्वेश्चन बैंक मंगा लीजिए। कोई स्टाफ है उधर तो क्वेश्चन बैंक भेजिए, तो आ रहा है। जिसको भी क्वेश्चन बैंक नहीं, क्वेश्चन बैंक देंगे हम। आ जाइए, जिनको नहीं मिला आ जाइए, क्वेश्चन बैंक भी दे देते हैं आप लोग को। आ जाइए, जिनको नहीं मिला आ जाइए हीरो, जिनको नहीं मिला आ जाइए। हो गया, हो, आ जाइए हीरो, भेजिए। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। भेजिए उधर से, भेजिए सारा, आराम से हो गया हो गया, खुश रहिए। जिनको भी नहीं मिला है आ जाइए। अरे एगो बदमाश था 10 से 12 का, वो कहाँ गया? ये भी खूब हल्ला करता था मुंह दाब के, इसको लगता था हमको पते न है। खैर नौकरी हो गया, अब छोड़िए। और भी है, आ जाइए। है ले लिए, ही कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, फिर भी रख लीजिए ना, रख लीजिए, ठीक है? खुश रहिए। देखिए ये सब कंटिन्यू कर रहा है, मतलब दरोगा का सपना है, ठीक है? यहाँ पे रुकने वाला है नहीं, समझे? चलिए, और भी है, सब चीज मिलेगा। और भी कोई है? बचे नहीं ना है? बचे नहीं ना है जी? है, सुनिए ना,
मिठाई एक पैकेट हमको ठीक नहीं लग रहा, 3 गो चीज है। मिठाई 2-2 गो दे दीजिए, तो 2 पैकेट मिठाई कहिए। तो एक पैकेट मिठाई ठीक नहीं रहता, 3 चीज ठीक नहीं होता है। ठीक है, मिठाई एक पैकेट और मिठाई मंगाई है। क्वेश्चन बैंक क्या चाहिए? मिठाई चाहिए? क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक मिठाई। अच्छा क्वेश्चन बैंक दे देते हैं, क्वेश्चन बैंक मंगाइए तो क्वेश्चन बैंक ही दे देते। और भी लोग आएंगे, ठीक है, अभी और भी लोग आएंगे, हमको मैसेज किया है सब। तो क्वेश्चन बैंक भेजिए। तो कहां गया जी? भेजिए क्वेश्चन बैंक। जिनके पास होगा वो नहीं लीजिएगा, ऐसे अपडेटेड है, लेना होगा सब ले लीजिए। काहे एगो को दे एगो को ना दे, सबको दे देते हैं। हाँ लीजिए। आराम से आराम से आराम से पकड़े। अरे 5 गो उठा के लाया यार, नीचे में है ना जी, तो काहे न मंगवाए? कौन गया है? 5 गो लाया है यार। ए हाँ, वो तो क्लासरूम रहता है। दरोगा के लिए स्टेज पे थोड़े बुलाते, क्लासरूम में बैठाते हैं सबको। प्रीलिम्स में रिजल्ट आएगा, देखने लीजिएगा, समझ गए? बहुत नहीं आया। हाँ मैसेज किया है, कहाँ गया है यार? हाँ किसको किसको बोले थे लाने के लिए? आराम। अपडेटेड है, पुराना है भी तो कोई बात नहीं, अपडेटेड है ही, सेकेंड एडिशन है, अपडेटेड है। 64 वाला भी शामिल कर दिए, सेकेंड एडिशन है ही। 64 वाला ऐड कर दिया, करंट भी अपडेट किए, दोनों काम हुआ है। करंट भी अपडेट किए। इधर लीजिए, बढ़ा दीजिए। तीन चीज ठीक नहीं लग रहा था। और भी है, और भी बाकी है। हो गया, हो गया। एक और लीजिए, एक ही लेना। मिल गया सबको, सबको मिल गया जी, सबको मिल गया है। चलिए एक हम बीच में आ जाते हैं, सबका फोटो आना चाहिए। सब थोड़ा आगे पीछे हो जाइए, हम नीचे आ जाते हैं। सबका आना चाहिए। लीजिए लीजिए फोटो लीजिए, एगो बढ़िया, ये फोटो हमको चाहिए, अच्छा आना चाहिए। जिसके मोबाइल में अच्छा आएगा वो भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप। दीपेन सबका फोटो आना चाहिए, किसी का छूटना नहीं चाहिए। हो गया, हो गया। चलिए फिर जो भी है जाने लगेंगे तो चलिए, हो गया फिर, ठीक है, हो गया ना दीपेन?
आ गया हम सबका फोटो। चलिए एक बार ये लोग जा रहे हैं, जोर से इन लोगों के लिए ताली बजा दी। जब तक ये लोग निकले नहीं ताली बजते रहना चाहिए। चलिए 1275 में फाइनल रिजल्ट लेके फिर से आइए आप सभी लोग, ये शुभकामना है हमारा आप लोगों को। चलिए ठीक है, फिर मिल एकदम सबको हृदय से आशीर्वाद है, सबको एकदम हृदय से आशीर्वाद है, मिलते हैं फिर। चलिए जरूर जरूर, अरे मेहनती है महाराज, क्या पूछिए ना, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। हाँ बोल, पूछिए ना, खुश रहिए। अरे ताली बजाइए हीरो साहब। कहाँ है? अच्छा कर देंगे उसको। क्या नाम है? क्या नाम, क्या नाम है? हमारे मोबाइल पे मैसेज कीजिएगा, हम देख लेंगे। खुश रहिए, हमारे मोबाइल पे मैसेज कीजिएगा, हम देख लेंगे उसको। ठीक है, हमारे मोबाइल पे मैसेज कीजिएगा, हम देख लेंगे उनका। ठीक है, देख लेंगे जो भी होगा कर देंगे। आदित्य, आदित्य आप हैं और आप? हाँ ठीक है, बिक्की। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे आप लोग का। आपका तो मैसेज का जवाब हम देवे किए, तो आप मैसेज कीजिएगा, हम देख लेंगे। फोटो कौन खींचा इनका? खींच रहे हो? ठीक ठीक ठीक। चलिए ठीक ठीक, हम देख लेंगे उसका जो भी होगा कर देंगे। ठीक, चलिए कुछ। चलिए चलिए आ जाइए फिर, अब पढ़ेंगे। हम बोले थे ना आधा घंटा में हो जाएगा, 6 बजे, 6 बज रहा, अब पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग सेलेक्ट होइए ना महाराज, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। 1275 वाले में मेरा जो सपना है, और ये बात किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, कुछ चीज ऐसा होता है जो शेयर नहीं करना चाहिए। अगर उतना या उससे एक भी विद्यार्थी ज्यादा सफल हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, और ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर उस प्रोग्राम का कवरेज होगा, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर। लेकिन यही है, ताली बजाने से थोड़े होगा, किताब पे मेहनत करने से होगा महाराज। ठीक है, और देखिए जब पढ़ने वाला लोग पढ़ के सफल होता है ना, काफी अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप और टीचर को ही मिलता है, समझे। आप लोग भी सफल होइए, भले हम कभी कभी गुस्सा जाते हैं, उसको इग्नोर कर दिया कीजिए। माँ बाप टीचर का गुस्सा जो होता है ना, वो आशीर्वाद है, वो समझे। और बोले थे रिवीजन नहीं करवाएंगे, लेकिन रिवीजन करवाएंगे हम। ठीक है, करवाएंगे, चाहे हमको रात दिन एक करके पढ़ाना पड़े, हम करवाएंगे। ठीक है, करवाएंगे। और अभी आज पॉलिटी खत्म कर देंगे, आज पॉलिटी खत्म कर देंगे, और फिर कल से करंट शुरू करेंगे, और कल बता देंगे रिवीजन कौन टाइम में करवाएंगे। करंट कल से पढ़ाएंगे, सेट भी, सेट कल, या कल छोड़ दीजिए परसों से, कल छोड़ दीजिए परसों से। थोड़ा सा सोचे हैं, थोड़ा अलग तरीका से सोचे हैं। जो पहले तरीका था वो तरीका से तो कल से ही हो सकता है। आज टेलीग्राम चैनल पर जो है ना, आप मैसेज देख लीजिएगा रात में, आज आपको सारा सूचना मिल जाएगा, टेस्ट को लेकर के, सब चीज को लेकर के आज सूचना मिल जाएगा। करंट का बुक आ चुका है, ठीक है, मार्केट में नहीं, मेरे पास आ चुका है, बस एक बार हमको अप्रूव्ड करना है, बस छप जाएगा, छप जाएगा, थोड़ा सा हमको अप्रूव्ड करना है। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। अब सब चीज हटा दीजिए। क्या हुआ? लड़ाई कर रहा है, मिठाई मार रहा है। अरे जितना पैकेट लाए थे वो इधर उधर मत कीजिए। प्रमोद से नाश्ता मंगवा के दिए हैं।
प्रमोद का सब चीज ठीक ठाक रहता है। ठीक है, मिठाई भी आए, यहाँ भी और भी है। ये सब मिठाई आप लोग खा लीजिएगा। एक लड़की का मिठाई बढ़िया था, वो रहने दीजिएगा मेरे लिए, जो हमको खिलाई थी। चलिए आ जाइए अब। चलिए आ जाइए अब। संवैधानिक, गैर संवैधानिक और सांविधिक संस्था। देखिए आज का जो टॉपिक है एकदम मिसलेनियस टाइप का है, समझ गए। याद करने वाला ज्यादा है, कंसेप्चुअली कम है। जहां पर कंसेप्ट है, कंसेप्ट देखेंगे, जहां पर याद करने वाला याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए। पंखा बंद कर दीजिए हो। देखिए संवैधानिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक और सांविधिक संस्था। और सांविधिक संस्था। अब गुनगुनाना बंद कीजिए, अब आइए। सबसे पहला है संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था यानी अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था की अगर बात की जाए तो वैसी संस्था, वैसी संस्था, वैसी संस्था जिसका जिक्र हमारे देश के संविधान में हो, जिसकी स्थापना हमारे देश के संविधान के अनुच्छेदों के तहत की गई हो, उसे ही संवैधानिक संस्था कहते हैं, उसे ही संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे अंतर्राज्यीय परिषद, इसका गठन अनुच्छेद 263 के तहत हुआ है। जैसे वित्त आयोग, इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है। जैसे जैसे निर्वाचन आयोग, इसका गठन अनुच्छेद 324 के तहत हुआ है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इसका गठन अनुच्छेद 315 के तहत हुआ है। जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका गठन अनुच्छेद 338 के तहत हुआ है। जैसे जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका गठन अनुच्छेद 338 ए के तहत हुआ है, अनुच्छेद 338 ए के तहत हुआ है। तो ये सभी के सभी संवैधानिक आयोग है, ये सभी के सभी संवैधानिक आयोग है। तो जो ये सभी संवैधानिक आयोग है, जो ये सभी संवैधानिक आयोग है, इन आयोगों के विषय में क्या पूछता है? बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। किसका गठन कौन अनुच्छेद के तहत हुआ है, उस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, अध्यक्ष या सदस्य को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है, समझ गए। तो ये तमाम चीजें जो है आपसे पूछा जाता है। तो जो ये तमाम चीजें आपसे पूछा जाता है, उसमें सबसे पहले अंतर्राज्यीय परिषद। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद के विषय में
हम आपको पहले भी बताए हैं, समझाए हैं, याद करवाए हैं, लेकिन यहां पर भी जो है कुछ चीजों को समझिए, याद कीजिए, ठीक है। देखिए, सरकारिया आयोग के सिफारिश पर, सरकारिया आयोग के सिफारिश पर 1990 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाए रखने को लेकर अनुच्छेद 263 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। और जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 263 के तहत किया है। लेकिन जब अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक होती है तो उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो अंतर्राज्यीय परिषद के विषय में जो प्रश्न पूछा जाता है, इसका गठन किसने किया है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, यहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। और हम बार बार बोले हैं, जहां पर विद्यार्थी थोड़ा भी कंफ्यूज होगा, प्रश्न बोर्ड वहीं से उठाएगा। तो यहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, इसलिए बोर्ड यहां से प्रश्न उठाता है। तो इसका गठन राष्ट्रपति ने किया है 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत, और इसकी बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। तो बैठक की अध्यक्षता करना अलग बात है और गठन करना अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। कुछ समझे? हाँ या ना? समझ गए ना? चलिए, तो अंतर्राज्यीय परिषद कैसी संस्था है, किस अनुच्छेद के तहत उसका गठन हुआ? 200। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में किसने किया? भारत के राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में अनुच्छेद 263 के तहत किसने किया? भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसके बाद अब आगे देखिएगा, इसके बाद जो आगे संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग। वित्त आयोग, अगर आप वित्त आयोग की बात करेंगे, अगर आप वित्त आयोग की बात करेंगे तो जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। और इसका गठन आजादी से लेकर आज तक अगर देखा जाए कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है, तो देश की आजादी से लेकर आज तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसमें प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है वर्ष 1951 ईस्वी में केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ। वर्ष 1951 ईस्वी में केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ, और वही जो 15वां वित्त आयोग है उसका गठन वर्ष 2017 ईस्वी में एनके सिंह की अध्यक्षता में हुआ। एनके सिंह की अध्यक्षता में हुआ। एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें अगर देखी जाए तो 2021 से 2026 ईस्वी तक जो है आपको लागू रहेगा। अब वित्त आयोग एक पंचवर्षीय निकाय है, या फिर यूं कहे 5 वर्ष के अंतराल पर इसका गठन सामान्य तौर पर होता है। 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन सामान्य तौर पर होता है। यह एक पंचवर्षीय निकाय है। यह एक पंचवर्षीय निकाय है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन होता है। अब वित्त आयोग का गठन होता है तो प्रश्न यह उठता है कि वित्त आयोग का गठन करता कौन है। तो अगर केंद्रीय वित्त आयोग की बात करें तो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। वित्त आयोग सामान्य तौर पर 5 सदस्यीय निकाय है। इसमें एगो अध्यक्ष होता है तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। 4 अन्य सदस्य होते हैं।
तो वित्त आयोग में जो एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं, अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि वित्त आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। वित्त आयोग 5 सदस्यीय निकाय है और यह जो 5 सदस्यीय निकाय है, वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य, सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग का अध्यक्ष वो बन सकता है जो सार्वजनिक मामलों का जानकार हो। वित्त आयोग का अध्यक्ष वो बन सकता है जो सार्वजनिक मामलों का जानकार हो। और जो 4 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य की अगर आप बात करेंगे, 4 अन्य सदस्य की अगर आप बात करेंगे तो 4 अन्य सदस्य कौन हो सकते हैं, इसको आप समझिएगा। एक प्रशासनिक मामला का जानकार हो, एक वित्तीय मामलों का जानकार हो, एक जो है आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, और एक अर्थशास्त्री हो। समझ गए, एक अर्थशास्त्री हो। मतलब वित्त आयोग का सदस्य बनने के लिए जो 4 अन्य सदस्य होते हैं, चारों की अलग अलग योग्यता जो है आपको होती है। खैर इन चीजों से कोई लेना देना आपको है नहीं। और दूसरी बात यह है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य दोबारा पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, दोबारा पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। और वित्त आयोग के काम क्या है? तो वित्त आयोग के काम की अगर आप बात करेंगे तो वित्त आयोग का काम क्या है? तो वित्त आयोग का काम है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करने को लेकर सिफारिश करना वित्त आयोग का काम होता है। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करने को लेकर सिफारिश करना वित्त आयोग का काम होता है। और सरकार वित्त आयोग की सिफारिश को मान भी सकता है और सरकार वित्त आयोग की सिफारिश को नहीं भी मान सकता है। दोनों बात है। जरूरी नहीं है कि सरकार वित्त आयोग की सिफारिश को माने ही, और यह भी जरूरी नहीं है कि नहीं ही माने। वित्त आयोग की सिफारिश को माना भी जा सकता है और वित्त आयोग की सिफारिश को नहीं भी माना जा सकता है। तो वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। मन है मानने का मानेगा, मन नहीं है मानने का नहीं मानेगा। कुछ समझ में आया? हाँ या ना? चलिए, इसके बाद अनुच्छेद 280 के बाद वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 281। जो अनुच्छेद 281 है, अनुच्छेद 281 क्या कहता है? अनुच्छेद 281 की अगर आप बात करेंगे तो अनुच्छेद 281 यह कहता है कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसे देगा। और अनुच्छेद 281 यह कहता है कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है। जैसे केंद्रीय स्तर पर वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान की चर्चा अनुच्छेद 280 में है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी वित्त आयोग का गठन होता है और राज्य स्तर पर वित्त आयोग के गठन की चर्चा अनुच्छेद 243 आई में है। राज्य स्तर पर वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है और जो राज्य वित्त आयोग होता है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। और जो राज्य वित्त आयोग होता है वह अपनी सिफारिश राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उस सिफारिश को राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। समझ गए? तो ये सब बात भी आप याद रखिएगा। तो अब आइए गुरुजी लोग याद करते हैं इसको। बताइए, वित्त आयोग का गठन कौन अनुच्छेद के तहत? कौन अनुच्छेद के तहत? वित्त आयोग कितना सदस्य निकाय? एगो अध्यक्ष और 4। एगो अध्यक्ष और 4। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावे और कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है? वित्त आयोग कितना वर्षीय निकाय? कितना वर्षीय निकाय है? संविधान के लागू होने से आज तक कितने वित्त आयोग का गठन किया जाए? कितने वित्त आयोग का? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ है? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 15वें वित्त आयोग का गठन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से कब तक लागू रहे? कब से कब तक? वित्त आयोग की सिफारिश को मानने के लिए सरकार बाध्य है? सरकार बाध्य है? नहीं ना।
मन होगा मानने का मानेगा, नहीं मन होगा नहीं ना मानेगा। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट केंद्र के संदर्भ में किसे देता? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट केंद्र के संदर्भ में राष्ट्रपति को देता है। इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में? 281 281 वित्त आयोग केंद्र के संदर्भ में अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में? 200। राज्य वित्त आयोग के गठन के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल उसे कहां रखवाता है? कहां रखवाता है? चलिए, इसके बाद वित्त आयोग के बाद आगे है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, इसके विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 14 और भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323, तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 14 और भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323। अगर अनुच्छेदों की बात करेंगे, नोट में हम अनुच्छेद का जिक्र कर दिए। 315 में क्या है, 316 में क्या है, 317 में क्या है, 318 में क्या है, 320 में क्या है, 322 में क्या है, 323 में क्या है। लेकिन अगर आप अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद क्या संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण है या नहीं है, तो हम स्पष्ट तौर पर यह बात कहना चाहते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको अनुच्छेद याद रखना है तो इसमें मुश्किल से 2 अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 323। इसके अलावा अन्य कोई अनुच्छेद आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नोट में ऐसे हम सारा का जिक्र कर दिए हैं, लेकिन अनुच्छेद याद रखना उतना ज्यादा महत्वपूर्ण संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में नहीं है। परंतु फिर भी जो अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 323 याद रखना है, तो अनुच्छेद 315 क्या कहता है और अनुच्छेद 323 क्या कहता है, इसको हम लोग जान लेते हैं, समझ गए। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज को जानते हैं, बाद में जाकर के ये दोनों अनुच्छेद जानेंगे तथा लगे हाथ अन्य अनुच्छेदों को भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के गठन, संघ लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर भी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में ही किए गए थे। देखिए, केंद्रीय स्तर पर या अखिल भारतीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर या अखिल भारतीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और अगर 2 राज्य यह चाहता है या 2 से अधिक राज्य यह चाहता है कि उन राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, तो इस स्थिति में संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अब जो संवैधानिक प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग को लेकर भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में है, इन अनुच्छेदों में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 315 क्या कहता है?
अनुच्छेद 315 यह कहता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा तथा प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 ही यह कहता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और अनुच्छेद 315 ही यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 ही यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यह बात आपको अनुच्छेद 315 ही कहता है। देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है इसमें एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। सामान्य तौर पर संघ लोक सेवा आयोग में 10 के आसपास सदस्य होते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। और संघ लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। जो भी पहले पूरा हो उस अनुसार ये अपने पद को छोड़ते हैं। इसके बाद जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, इसके जो अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं, ये अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र दे सकता है। ये अपने कार्यकाल के दौरान किसे त्यागपत्र दे सकता है? तो ये अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाया कैसे जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब राष्ट्रपति कैसे पद से हटाता है? देखिए, उसका कुछ आधार है। अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पद पर बैठे, अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पद पर बैठे कोई व्यक्ति पागल या दिवालिया हो जाता है, या उस पर कदाचार या भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, या उस पर कदाचार या भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, या फिर वो कोई अन्य लाभ का पद धारण कर लेता है, तो इन स्थितियों में जांच की जाती है भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारत का सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 के तहत जांच करता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 145 के तहत जांच करता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पर भ्रष्टाचार या कदाचार के आरोप लगे हैं, वह सही है या गलत है? वह लाभ का पद धारण किया है, यह सही है या गलत है? वह पागल या दिवालिया हुआ है, वह सही है या गलत है? इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट जांच करके अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, और सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होता है। इन मामलों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को मानने के लिए बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कह दिया कि नहीं, आरोप सत्य है, तो सत्य ही माना जाएगा और राष्ट्रपति को पद से हटाना होगा जिस पर वह आरोप सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है। तो इस मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। बाध्य होता है। कुछ समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? ठीक है। इसके बाद आगे है आपको राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश का अपना राज्य लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश का अपना राज्य लोक सेवा आयोग, झारखंड का अपना राज्य लोक सेवा आयोग, बिहार का अपना राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण राज्य का राज्यपाल करता है। तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की हम बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और इन लोगों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो उस अनुसार अपना पद छोड़ता है। अगर इन लोगों को त्यागपत्र देना हो तो ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। अगर त्यागपत्र देना हो तो ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। लेकिन अगर
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाना हो, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है, बल्कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को भी पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को भी उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जिस प्रक्रिया द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाया जाता है। बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, 63वीं या 64वीं बीपीएससी का। क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है? पूछा हुआ क्वेश्चन यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को। ध्यान रहे कि राज्यपाल को नहीं है, बल्कि किसे है? राष्ट्रपति को। किसे है? राष्ट्रपति को। देखिए यहां पर विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है और यहां पर विद्यार्थी गलती करके आता है। यही कारण है कि बीपीएससी जैसे एग्जाम यहां से प्रश्न पूछे हैं और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। बिहार दरोगा ये प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन आगे भी प्रश्न पूछने की संभावना है। समझ गए? तो याद रखिएगा आप इस बात को। कुछ समझ पा रहे हैं? क्या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाने का अधिकार राज्यपाल को होता है? नहीं ना होता है। किसको होता है? किसको होता है? अच्छा एक बात बताइएगा, ठीक है, राष्ट्रपति को होता है, राष्ट्रपति को होता है। एक बात बताइएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को जिस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है उसी प्रक्रिया द्वारा न हटाया जाता। क्लियर है ना ये बात? इसके बाद आगे है संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग, देखिए जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होते हैं इसका गठन कब होता है? जब मान लिया जाए दो या दो से अधिक राज्य। अरे गंदा उड़ रहा है जी, क्या कर रहे हैं? अरे क्लास चल रहा है यार। अरे क्या कर रहे हैं? अरे अभी कुछ मत कीजिए, अभी जो क्लास। अरे ये गंदा इसमें काहे हो रहा है? जरूरी थोड़े है कि क्लास में नहीं करते हैं तो क्लास में उसका इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आइएगा बोर्ड पे। संयुक्त लोक सेवा आयोग, देखिए जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है इसका गठन कब होता है? जब दो या दो से अधिक राज्य का विधानमंडल इसको लेकर संकल्प पारित करता है कि उन दोनों राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होना चाहिए, तब जाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। जैसे मान लिया जाए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये तीनों राज्य चाहता है कि इन तीनों राज्यों के लिए संयुक्त तौर पर एक लोक सेवा आयोग हो। तो इन तीनों राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा और अगर इन तीनों राज्यों का विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन इन राज्यों के लिए किया जा सकता है। और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है इसमें एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। इसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दूसरी बात, इन लोगों का कार्यकाल भी 6 वर्ष या 62 वर्ष का ही होता है। जो भी पहले पूरा हो उस अनुसार ये लोग अपना पद छोड़ते हैं। ये लोग अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ये लोग अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और अगर इन्हें पद से हटाना है तो इन्हें राष्ट्रपति ही पद से हटाएगा और इन्हें भी उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को पद से हटाया जाता है। अर्थात संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो या संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, सबको उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाया जाता है। अर्थात सभी को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है आपको एक समान है। क्या है? एक समान। क्लियर है ये बात? इसके बाद
अब देखिएगा अनुच्छेद 315 तो आप जान ही गए हैं कि अनुच्छेद 315 यह कहता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। एक और अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 323 यह कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट किसे देगा, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट किसे देते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट किसे देते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट किसे देता है और राज्य लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट किसे देता है, इस विषय में जानकारी अनुच्छेद 323 से प्राप्त होती है। और अगर अनुच्छेद 323 की हम बात करें तो अनुच्छेद 323 यह कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। एक बार फिर से आप इस बात को सुनिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? यही बात याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आइए याद करते हैं। बताइए, लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में जानकारी कौन भाग देता है? भाग 14। कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? 315 से 300। संघ लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान कौन अधिनियम में किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम। संघ लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान कौन अधिनियम में किया गया था? संघ लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान कौन अधिनियम में किया? राज्य लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1900 और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935। कौन अनुच्छेद कहता है संघ लोक सेवा आयोग होगा? कौन अनुच्छेद कहता है? कौन अनुच्छेद कहता राज्य लोक सेवा आयोग होगा? 300। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। इन्हें पद से हटाता कौन है? और संघ लोक सेवा आयोग को 3 आधार पर पद से हटाया जा सकता है। एक पागल या दिवालिया, लाभ का पद, और तीसरा भ्रष्टाचार या कदाचार। और इन चीजों की जांच कौन करता है? भारत का सुप्रीम। जांच कौन करता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आगे बतलाइएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों? ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? त्यागपत्र किसे देते हैं? इनको पद से हटाता कौन? राष्ट्रपति। कौन हटाता है? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का विधानमंडल यह संकल्प पारित करता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होगा, तभी ना संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता। हाँ या ना? चलिए, संयुक्त लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनका कार्यकाल कितने वर्षों का? ये लोग अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? इसे पद से हटाता कौन है? चलिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को। किसे देता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट राज्यपाल को। किसे देता है? और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को। किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो अब देखिएगा, ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी जो है एक नजर में आप देख लीजिए, अनुच्छेद देख लीजिए।
कौन अनुच्छेद यह कहता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग हो? अनुच्छेद 300। कौन अनुच्छेद कहता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? 300। कौन अनुच्छेद हमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तथा उसके कार्यकाल के विषय में जानकारी दे? कौन अनुच्छेद देता है? कौन अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं उसके कार्यकाल के विषय में जानकारी देता? 300। कौन अनुच्छेद हमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बर्खास्तगी और निलंबन के विषय में जानकारी देता? बर्खास्तगी और निलंबन के विषय में। कौन अनुच्छेद हमें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति के विषय में? 300। आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता के समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक संबंधी प्रावधान की चर्चा कौन अनुच्छेद? 319। 300। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद है? संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य के विषय में जानकारी। 300। लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति भारत की संसद को, यह बात कौन अनुच्छेद करता? 300। लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति भारत की संसद को, यह बात कौन अनुच्छेद करता? 300। कौन अनुच्छेद हमें लोक सेवा आयोग पर होने वाले खर्च की जानकारी देता है? कौन अनुच्छेद हमें लोक सेवा आयोग पर होने वाले खर्च की जानकारी देता? कौन अनुच्छेद हमें लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की जानकारी देता है? लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन की जानकारी देता है? 323। 300। इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन है? 315 और 323। 315 और 300। तो मुख्य तौर पर आपको याद रखना है 315 और 323। बाद बाकी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसी के क्षेत्र अधिकार में आता है। ठीक है, हाँ चलिए आगे आ जाइएगा। निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, हल्ला मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो निर्वाचन आयोग है अर्थात जो इलेक्शन कमीशन है, उस विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 15 और भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329, भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329, ये हमें निर्वाचन आयोग के विषय में जानकारी देता है। यह हमें निर्वाचन आयोग के विषय में जानकारी देता है। इसमें भी देखिए सब अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 2-3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण जरूर है, जैसे अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329। 324, 26 और 329 ये 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। ऐसे हम सब अनुच्छेद बता देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है यही 3 अनुच्छेद, 324, 326 और 329। देखिए जो निर्वाचन आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यह जो है आपको संवैधानिक संस्था है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को हुआ है। और निर्वाचन आयोग के कई सारे काम है, जैसे चुनाव करवाना, मत गणना करवाना, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देना,
चुनाव चिन्ह आवंटित करवाना, यह सब निर्वाचन आयोग का काम होता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो चुनाव में विवाद होता है, चुनाव में विवाद का निपटारा करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है। चुनाव में हुए विवाद का निपटारा न्यायपालिका करता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव में विवाद होता है तो वह सबसे पहले रखा जाता है हाईकोर्ट के समक्ष, हाईकोर्ट निपटाता है, और अगर हाईकोर्ट नहीं निपटा पाता है तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट निपटाता है, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट निपटाता है। समझ गए? तो ये चीज है। लेकिन मुख्य तौर पर निर्वाचन आयोग का काम चुनाव करवाना होता है। लेकिन मुख्य तौर पर निर्वाचन आयोग का काम होता है चुनाव करवाना, चुनाव करवाना होता है, चुनाव करवाना होता है। और चुनाव में मतदाता भाग लेते हैं। मतदाता जितना ज्यादा भाग लेगा उतना ज्यादा स्वस्थ लोकतंत्र माना जाता है। तो मतदाता चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले सके, इसी के मद्देनजर जो 25 जनवरी है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है ताकि मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। और निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी को हुआ है, यह भी एक कारण है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए, जो आपको भारत का निर्वाचन आयोग होता है, जिसका गठन अनुच्छेद 324 के तहत हुआ है, वह राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव। ये सभी चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं। लेकिन ध्यान से याद रखिएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव होते हैं, नगर पालिका या नगर निगम के अंतर्गत चुनाव होते हैं, वो सब चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं करवाया जाता है। बल्कि वो सब चुनाव अगर देखा जाए तो वो सब चुनाव जो है आपको करवाया जाता है किसके द्वारा? तो वो सब चुनाव करवाया जाता है आपको राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत हुआ है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायती राज और नगर निगम के अंतर्गत चुनाव करवाता है। पंचायती राज और नगर निगम के अलावे अन्य जो भी चुनाव है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये तमाम प्रकार के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था तो उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सदस्यीय आयोग हुआ करते थे 1950 में। और भारत के प्रथम इलेक्शन कमीशन ऑफिसर सुकुमार सेन बना है, अर्थात भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बना है। 1989 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। 1990 में फिर से 1 सदस्यीय बना दिया गया। 1993 में फिर से 3 सदस्यीय बना दिया गया। और 1993 में जब निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया तो तब से लेकर आज तक, 1993 से लेकर आज तक निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग ही बनकर है। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, सबको कार्य अधिकार शक्ति बराबर प्राप्त होता है, वेतन समान प्राप्त होता है, कार्यकाल समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को भी उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा जिस प्रकार अन्य चुनाव आयुक्त को, या अन्य चुनाव आयुक्त को भी उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा जिस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो यहां पर यह नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है तो उसको विशेषाधिकार है, अन्य न्यायाधीश है तो उसको विशेषाधिकार नहीं है। इस प्रकार का कहीं कोई बात नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन में जितना अधिकार
मुख्य चुनाव आयुक्त को होता है उतना ही अधिकार अन्य चुनाव आयुक्त को भी होता है, उतना ही अधिकार अन्य चुनाव आयुक्त को भी होता है। यहां पर कोई विशेषाधिकार की बात नहीं होती है, यहां पर कोई भी विशेषाधिकार की बात नहीं होती है। समझ गए? तो यह चीज है, याद रखिएगा। एक बार फिर से इस बात को हम बताना चाहेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इलेक्शन कमीशन में जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, सभी को समान कार्य अधिकार शक्ति प्राप्त होता है। कार्यकाल समान होता है, वेतन समान है, शक्ति भी एक समान है, शक्ति भी एक समान है। समझ गए? और निर्वाचन आयोग जो निर्णय लेता है वह बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि मुख्य निर्वाचन आयोग जो कह दिया वही होगा ना। 3 सदस्य है ना, 2 व्यक्ति जिस तरफ है वही निर्णय मान्य होगा। तो निर्वाचन आयोग में जो निर्णय लिया जाता है वह बहुमत के आधार पर लिया जाता है, 2 जिस तरफ निर्णय वही होता है। और जो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करवाता है, इसके लिए अधिसूचना जारी निर्वाचन आयोग करता है। इसके लिए अधिसूचना जारी निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग ही यह घोषणा करता है कि चुनाव कितने चरण में होंगे, किस किस डेट में होंगे, किस दिन रिजल्ट आएगा, सब प्रकार की घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। टोटल घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। अब निर्वाचन आयोग का जो सबसे प्रमुख काम है चुनाव करवाना। इसके अलावे राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देना, यह सब जो है आपको निर्वाचन आयोग का काम होता है। समझ गए? तो यह चीज है, याद रखिएगा। और एक बात और जानिए, निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है। और इन्हें जो पद से हटाया जाता है, इन्हें पद से उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जिस प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। जिस प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया द्वारा जो है निर्वाचन आयोग के भी मुख्य आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को पद से हटाया जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए आइए याद करते हैं इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का कौन भाग देता है? कौन भाग देता है? निर्वाचन आयोग के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का कौन भाग देता है? कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? 324 से 300, 324 से 300। कौन अनुच्छेद कहता है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा? कौन अनुच्छेद कहता है? चलिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव कौन करवाता? कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। क्या पंचायती राज नगर निगम का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है? नहीं ना करवाता है। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन अनुच्छेद के तहत? 243 के 243 के 243। चलिए, निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? 25 जनवरी 1900। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया? निर्वाचन आयोग का जब गठन हुआ था तो कितना सदस्य आए? कितना सदस्य? अंतिम रूप से निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग कब से बना है? 1993। अंतिम रूप से निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग कब से बना? कब से बना है? 1900। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इन लोगों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। इसके बाद ये अपना त्यागपत्र किसे देते? किसे देते हैं? किसे देते हैं? किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। इसके बाद इनका कार्यकाल कितने वर्षों का? 6 वर्ष या 6 वर्ष या 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। चलिए, इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है?
जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता वैसे ही इन्हें भी पद से हटाया जाता। क्लियर है ये बात? चलिए, इसके बाद चुनाव करवाना, राजनीतिक पार्टी को मान्यता देना, मतदान करवाना, मतगणना करवाना, मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करना, यह सब किसका काम हो? किसका काम होता है? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? कौन बने हैं? सुकुमार सेन। समझ गए? अब देखिएगा, जब भारत में पहली बार चुनाव हुए थे, भारत में पहली बार चुनाव हुए हैं 1951-52 में। भारत में पहली बार चुनाव हुए हैं 1951-52 में। उस समय देश में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 14 हुआ करती थी और वर्तमान में देश में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। 6 कितना है? 6। नोट में पहले का है 8 है, 8 को काट करके 6 कर लीजिए। आगे हम बता रहे हैं तब उसमें सुधार कीजिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, सुधार बाद में हम करवा देंगे। देखिए, एक बात तो आपने जाना है, इलेक्शन कमीशन आयोग का काम यह भी होता है किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देना। तो यहां पर आप समझिएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का शर्त। देखिए, यह प्रश्न आपके बिहार दरोगा परीक्षा में पूछ दिया है, आगे भी पूछने की संभावना है, तो ध्यान से इस बात को समझिएगा। और कितना है, कौन है, सब चीज हम आपको स्पष्ट कर देंगे, क्लियर कर देंगे। नोट में पुराना डाटा है, उस पुराना डाटा को हम अपडेट भी कर देंगे। एक तो पहली बात, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। मतलब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे सकता है, भाजपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे सकता है, या किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे सकता है। इसके लिए कुछ शर्त होता है, कुछ शर्त है। उस शर्त को अगर कोई राजनीतिक पार्टी फुलफिल करता है, उस शर्त को अगर कोई राजनीतिक पार्टी फुलफिल करता है, तो फिर उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। क्या क्या शर्त है? पहला शर्त है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेता है, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेता है, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेता है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का क्या शर्त है? तो आगे इस बात की चर्चा हम आपके साथ करेंगे, करेंगे, अभी तुरंत करेंगे, थोड़ा देर में। या दूसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा के कुल सीट के 2% सीट जीतता है, अर्थात 11 सीट जीतता है, 11 लोकसभा सीट जीतता है, और यह 11 लोकसभा सीट 3 अलग अलग राज्य से है, यह 11 लोकसभा सीट 3 अलग अलग राज्य से हो, अगर ऐसा कंडीशन को कोई राजनीतिक पार्टी फुलफिल करता है, तो उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं लोकसभा की अगर आप बात करेंगे तो लोकसभा में टोटल सीट है 543। लोकसभा में 543 सीट है, 543 का 2% निकालिएगा तो 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा के चुनाव में 543 सीट में से 11 सीट जीतता है, और यह 11 सीट 3 अलग अलग राज्य से है, बिहार से कुछ है, झारखंड से कुछ है, उत्तर प्रदेश से कुछ है, अगर ऐसा होता है तब पर भी किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अगला कंडीशन यह है, या तीसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है, कम से कम 4 राज्यों में,
कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है कम से कम 4 राज्यों में, तथा 4 लोकसभा सीट जीतता है एक या एक से अधिक राज्य से, एक या एक से अधिक राज्य से, एक या एक से अधिक राज्य से, एक या एक से अधिक राज्य से। अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है, और यह 6% मत कम से कम 4 राज्यों में होना चाहिए, और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीट भी होना चाहिए, और यह 4 लोकसभा सीट एक या एक से अधिक राज्य में होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को भी कोई राजनीतिक पार्टी फुलफिल करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। बिहार की एक राज्य स्तरीय पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद। राजद कुछ समय के लिए इस शर्त को फुलफिल किया था, और जब राजद कुछ समय के लिए इस शर्त को फुलफिल किया था तो राजद को कुछ समय के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, लेकिन जैसे ही इस शर्त को राजद खो दिया वैसे ही उसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन लिया गया। तो अब यहां पर देखिएगा, यही सब आपको शर्त है, ये तीनों शर्त है, और ध्यान से इन तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त को फुलफिल करना आवश्यक है। यह जरूरी नहीं है कि तीनों शर्त को फुलफिल करना, नहीं, एकदम नहीं। तीनों शर्त को फुलफिल करना एकदम से जरूरी नहीं है, बल्कि तीनों में से किसी भी एक शर्त को फुलफिल करना जरूरी है। तीनों में से किसी भी एक शर्त को फुलफिल करना जरूरी है। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी इस तीन में से किसी भी एक शर्त को फुलफिल करता है तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। वर्तमान में अगर भारत की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। देखिए, जब देश में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे 1951-52 में, उस समय राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 14 हुआ करती थी। फिर हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले 8 हुआ करता था, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया और एक आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो कुल मिलाकर के वर्तमान संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो वर्तमान संदर्भ में 6 पार्टी को भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, और जो 6 पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है उसमें है भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी, दूसरा कांग्रेस, तीसरा बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, चौथा माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी, और छठा आप आम आदमी पार्टी। छठा आप आम आदमी पार्टी, समझ गए? छठा आम आदमी पार्टी। वर्तमान में यही 6 राजनीतिक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, समझ गए? इसके अलावे और आप जानिए, हाल फिलहाल में जो 3 पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये तीनों ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन राजनीतिक पार्टियों से हाल ही के दिनों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया और एक आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। एक आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया और इन तीनों पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है आपको छीन लिया गया, समझ गए? छीन लिया गया। तो वर्तमान में ये 6 राजनीतिक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब यहां पर सुधार कर लीजिए नोट में, आप नोट में सुधार कीजिए, तो नोट में सुधार कीजिए, जल्दी सुधार कीजिए, नोट में जल्दी कर लिए। सुधार कर लिए? कर लिए जी? कर न लिए? चलिए अब सुनिएगा, अब सुनिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा आप देखिए, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का शर्त क्या है। राज्य स्तरीय
पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का शर्त क्या है? राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का शर्त क्या है? पहला, गौर से सुनिएगा, पहला शर्त यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी भी एक राज्य में, अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी भी एक राज्य में, अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी भी एक राज्य में लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है और एक लोकसभा सीट जीतता है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा के चुनाव में किसी भी एक राज्य में लोकसभा में कुल पड़े वैध मतों का 6% और एक लोकसभा सीट जीतता है तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा कंडीशन यह है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी भी एक राज्य में विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% हासिल करता है और 2 विधानसभा सीट जीतता है, 2 विधानसभा सीट जीतता है, तो इस आधार पर भी किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। या तीसरा कंडीशन यह है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, अगर कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 8% हासिल करता है तो इस आधार पर भी किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करना है, जरूरी नहीं है कि तीनों कंडीशन नहीं, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल अगर कोई राजनीतिक पार्टी करता है तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। और जैसे किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है, उसी प्रकार से किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का भी दर्जा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिया जाता है। यह भी बात है, क्लियर है? तो याद रखिएगा। आइए बताइए, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता? इलेक्शन कमीशन ऑफ। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने हेतु पहला शर्त क्या है? कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का कोई भी पार्टी कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगा तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे। 4 ना, कोई भी पार्टी लोकसभा के कुल सीट के कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करेगा तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता। और ये 2% सीट कम से कम कितने राज्यों से, यानी संख्या में कितना सीट? 11 सीट कितना राज्य से? या तीसरा कंडीशन क्या है? लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6%, 4 राज्यों में तथा 4 लोकसभा सीट एक या एक से अधिक राज्यों से, यह भी न है। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का तीसरा शर्त क्या है? चलिए इसके बाद आगे बतलाइएगा, जब देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 1951। देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 1951। देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ? उस समय राष्ट्रीय पार्टी की संख्या, उस समय राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में कौन कौन है? छह राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी वर्तमान में कौन कौन है? आगे, हाल ही के दिनों में 3 राष्ट्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया, वो कौन कौन है? हाल ही के दिनों में 3 राष्ट्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया, वो कौन कौन है? एक को दिया गया, वो कौन है? एक को दिया गया, वो कौन है? आप, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। क्लियर है ये बात? अब भाजपा का गठन कब हुआ है, कांग्रेस का गठन कब हुआ है, ये सब आप अपना याद रख लीजिएगा। ये सब जो है समझने वाला था, जो भी समझने वाला था वो चीज हम आपको समझा दिए हैं।
इसके बाद नोट में जाएंगे तो चुनाव भारत में कितने प्रकार से होते हैं? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इन्हें बताए हैं, पहले भी बताए हुए हैं ना। अब चुनाव के प्रकार, चुनाव कितने प्रकार के होते हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां से कभी कताल प्रश्न पूछा जाता है। चुनाव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक आम चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव होता है। तो क्या है आम चुनाव, क्या है मध्यावधि चुनाव, समझ गए? इस सब चीज को समझिए। चुनाव के प्रकार, और एक चीज और यहां पर राज्य स्तरीय पार्टी वाला याद किए थे नहीं ना? राज्य स्तरीय पार्टी वाला भी याद कीजिए तब बताएंगे। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो शर्त है उसमें पहला क्या है? एक राज्य में लोकसभा के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्लस एक लोकसभा। तो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने हेतु पहला शर्त क्या है? या दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त क्या है? तीसरा शर्त क्या है? लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 8%, कुल पड़े वैध मतों का। क्लियर है ये बात? अब देखिएगा चुनाव के प्रकार। देखिए एक होता है आम चुनाव। आम चुनाव क्या होता है? देखिए लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष। तो अगर मान लिया जाए प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए, अब 2024 में होने हैं, फिर 2029 में होगा, फिर 2034 में होगा। तो ये जो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं, पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, यही तो आम चुनाव है, यही तो जनरल इलेक्शन है, यही तो आम चुनाव है। जैसे अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आम चुनाव हुए हैं, 5 वर्ष पुर गया था या पुरने वाला होगा, पुरने वाला था तो चुनाव हो गए। तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं इसे ही आम चुनाव कहते हैं। दूसरा एक होता है मध्यावधि चुनाव। देखिए लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को समय से पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग करते हैं, राज्य विधानसभा को समय से पहले मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल भंग करते हैं। मान लिया जाए 5 वर्ष के स्थान पर लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्ष के स्थान पर जो है आपको मात्र 3 वर्ष में ही लोकसभा भंग हो गया। यानी मान लिया जाए 2024 में चुनाव हुआ, 2024 के बाद 2029 में होना है, अब 2029 के जगह 2027 में ही लोकसभा भंग हो गया, 2027 में ही लोकसभा भंग हो गया। तो ये जो लोकसभा भंग होने की स्थिति में बीच में चुनाव होता है, इसी को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है, इसी को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। एक और एग्जांपल के तौर पर आप समझिएगा, जैसे बिहार विधानसभा 2020 से 2025 में इसका कार्यकाल समाप्त होना है, लेकिन मान लिया जाए कि 2024 में बिहार विधानसभा भंग हो गया। विधानसभा भंग होने के 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। तो मान लिया जाए 2024 में भंग हुआ और नई विधानसभा के लिए 2024 में ही चुनाव हो गए, यही तो मध्यावधि चुनाव हो गया। तो समय से पहले 5 वर्ष से पहले अगर लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाता है तो उस स्थिति में जो नए लोकसभा या विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं उसी को मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। इसके बाद उपचुनाव। देखिए लोकसभा विधानसभा के सदस्य पद पर रहते हुए अगर उनका मृत्यु हो गया, पद पर रहते हुए अगर उनका मृत्यु हो गया या किसी कारण बस वो त्यागपत्र दे दिए तो लोकसभा और विधानसभा का सीट खाली हो जाता है। तो जब
लोकसभा और विधानसभा का कुछ सीट खाली होता है, तो उस खाली सीट के लिए बचे हुए समय हेतु जो चुनाव होता है उसी को उपचुनाव कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से रामकृपाल यादव सांसद है, और मान लिया जाए कि 2024 में भी वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और फिर से जीत गए, फिर से पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव जो है आपको सांसद बन गए, लेकिन 2024 से 2029 तक रहेंगे। लेकिन मान लिया जाए कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और 2026 में उनका निधन हो गया, तो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट खाली हो गया। अब अगर खाली हो गया तो बचे हुए समय के लिए उस सीट के लिए जो चुनाव होगा वही उपचुनाव होगा, और उपचुनाव में जो जीतेगा वो बचे हुए समय के लिए ही पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी अगर 3 बरस बचा हुआ है तो 3 बरस के लिए ही वे चुने जाएंगे, 5 बरस के लिए नहीं चुने जाएंगे। दिमाग में कुछ घुसा? 1 सेकंड में इसको पढ़िए तो और भी थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। पढ़ लीजिए, थोड़ा सही हो जाएगा। हो गया? पढ़ लिए? पढ़ लिए जी? चलिए, समझ में आने गया? अब देखिए, इसके बाद है दलीय व्यवस्था। ये 1 दलीय, 2 दलीय, बहुदलीय नहीं बताए हैं ना? बताने का जरूरत है नहीं ना? और देखिए, चुनाव में सुधार किया जा सके इसको लेकर कई सारी समितियां गठित की गई है, जैसे कि इंद्रजीत गुप्ता समिति हो गया, दिनेश गोस्वामी समिति हो, तारकुंडे समिति हो गया, तनखा समिति हो गया। ये तमाम समितियों ने यह सिफारिश किया है कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली में किस प्रकार से सुधार किया जा सके। आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति है जिसका संबंध चुनाव सुधार से है? तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिनेश गोस्वामी समिति होता। दिनेश गोस्वामी समिति होता तो आप नोट में अगर आप देखेंगे तो नोट में जो है भारतीय निर्वाचन प्रणाली में सुधार को लेकर जो तमाम कमिटियां गठित की गई है उन सभी कमिटियों का विवरण आपके नोट में हमने आपको दे दिया है। उसमें तारकुंडे कमेटी हो गया, जेपी कमेटी हो गया, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो गया, दिनेश गोस्वामी कमेटी हो गया, तनखा कमेटी हो गया। कौन कमेटी का गठन कब हुआ है, कब नहीं हुआ है, इस बात का भी चर्चा जो है हमने आपको कर दिया है। इन कमेटियों के अलावे एक और बोहरा कमेटी है। बोहरा कमेटी की अगर आप बात करेंगे तो बोहरा कमेटी क्या कहा है पता है? बोहरा कमेटी की अगर आप बात करेंगे तो बोहरा कमेटी का गठन वर्ष 1993 में हुआ था। क्यों हुआ था बोहरा कमेटी का गठन? तो बोहरा कमेटी का गठन वर्ष 1993 में राजनेता और अपराधियों के बीच जो सांठगांठ था उस सांठगांठ का पता लगाने को लेकर बोहरा कमेटी का गठन किया गया था। तो ये सब बात भी आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है आपको एक देश एक चुनाव, अभी आप देखते होंगे विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ होते हैं। तो ये जो आपको विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय में होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग अलग समय में होते हैं, टोटल चुनाव देश भर में पंचायती राज, नगर निगम, लोकसभा, विधानसभा सब चुनाव पूरे देश भर में एक साथ आयोजित करवा लिया जाए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ आयोजित करवा लिया जाए, इसी को एक देश एक चुनाव कहा जाता है। और जब देश आजाद हुआ था तो 1952 में, 1957 में, फिर आपको 1962 में, 1967 में, ये 4 बार पूरे देश के भीतर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे। अर्थात एक चुनाव एक देश वाली बात थी या एक देश एक चुनाव वाली बात थी। और फिर से यह चर्चा केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, एक देश एक चुनाव को लागू करेंगे, लेकिन अभी हमारे देश में लागू हुआ नहीं है, समझ गए। फिर इसके बाद जो है आज के डेट में, पहले अगर आप देखेंगे तो पहले चुनाव में जो
मतदान करना होता था, जाके ठप्पा लगाना होता था, लेकिन अब तो ईवीएम का प्रयोग होने लगा है। ईवीएम एक प्रकार का मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम एक प्रकार का मशीन है। अब चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा है और भारतवर्ष में पहली बार ईवीएम का प्रयोग वर्ष 1982 में केरल में हुआ था और वर्ष 1999 में गोवा प्रथम भारतीय राज्य बना जो पूर्णतः विधानसभा का चुनाव ईवीएम के जरिए करवाया। और इसके बाद जो है अन्य राज्यों में ईवीएम के प्रयोग से चुनाव होने लगे और फिर 2004 में लोकसभा चुनाव ईवीएम के जरिए हुए और 2009 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव, सारा चुनाव ईवीएम के जरिए ही होने लगा है। आज के डेट में लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव ईवीएम के जरिए ही होने लगा है। और ईवीएम की अगर आप बात करेंगे तो ईवीएम में एक ऑप्शन होता है नोटा, NOTA, नोटा। जितने उम्मीदवार होते हैं उन उम्मीदवारों के नीचे नोटा का भी एक ऑप्शन होता है। अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा दीजिए। नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दी अबव। मतलब इसके जरिए आप यह दिखाते हैं कि जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें से कोई भी हमें पसंद नहीं है। फिर आपको ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के बातें उठ रही थी और कहा जा रहा था कि वोट भाजपा को दे रहे हैं कांग्रेस में चल जा रहा है, या कांग्रेस को वोट दे रहे हैं भाजपा में चल जा रहा है। लोगों के इस प्रकार के शक को दूर करने के लिए वीवीपैट लगाया गया है। वीवीपैट वोटर वेरीफाइड, वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। मतलब इसके जरिए जो है, इसके जरिए हमें यह पता चलता है कि हमने अगर भाजपा को मत डाला है तो मत भाजपा को ही गया है, या हमने कांग्रेस को मत डाला है तो मत कांग्रेस को ही गया है। उसकी प्रमाणिकता के लिए जो है वीवीपैट ईवीएम मशीन में जो है आपको लगाया गया है। तो ये सब चुनाव व्यवस्था से संबंधित चीजें हुई, इन चीजों को आप देख लीजिएगा। और निर्वाचन आयोग की अगर आप बात करेंगे तो निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 से 329 है, जिसमें अनुच्छेद 324 तो यही कहता है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा का चुनाव करवाएगा। अनुच्छेद 325 यह कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश या रंग या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब आप मुसलमान हैं तो आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है तो मतदाता सूची में आपका नाम शामिल होगा। यह बात अनुच्छेद 325 कहता है। फिर अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। फिर अनुच्छेद 327 चुनाव को लेकर कानून बनाने की संसद की शक्ति का विवरण है। फिर अनुच्छेद 328 चुनाव को लेकर कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल को भी कुछ है, उसका विवरण 328 में है। और फिर चुनाव को लेकर न्यायालयीय हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है, इसका विवरण अनुच्छेद 329 में है। अनुच्छेद 329 में है। तो ये जो तमाम अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों में अगर हम देखें तो इन अनुच्छेदों में जो है आपको 324, 326 और 329 ये 3 अनुच्छेद जो है मूल तौर पर आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। आइए अब इतना में हम लोग याद करते हैं। ठीक है, याद करवा रहे हैं, याद कीजिए फटाफट। आइए, जहां तक याद करवा दिए थे उससे आगे। चलिए, है, आइए। बताइए फटाफट। प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर जो चुनाव होता है उसे क्या आम प्रत्येक 5 वर्ष पर लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल की जो समाप्ति पर चुनाव होता है उसे क्या कहते? आम चुनाव। अगर लोकसभा और विधानसभा अपने कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व भंग हो जाता है, इस स्थिति में जो नई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है उसे क्या कहते हैं? मध्यावधि।
अगर लोकसभा और विधानसभा अपने कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व भंग हो जाता है, इस स्थिति में जो नई लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं, इसे क्या कहते हैं? मध्यावधि। यदि लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों का पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाता है, या वह त्यागपत्र देता है, या किसी अन्य कारणवश लोकसभा और विधानसभा का सीट खाली होता है, तो इस स्थिति में जो चुनाव होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपचुनाव। अच्छा, एक दलीय व्यवस्था वाला देश का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन है? द्विदलीय लोकतंत्र वाले देश आए? अमेरिका और बहुदलीय लोकतंत्र। विश्व में सबसे ज्यादा राजनीतिक दल वाला देश कौन है? आजादी से लेकर 1977 ईस्वी तक भारत में कांग्रेस की ही सरकार रही, जिस कारण इस कालखंड को एक दलीय व्यवस्था वाला कालखंड कहते हुए किसने आलोचना की? रजनी। हाल फिलहाल में कोई परीक्षा हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आजादी से लेकर 1977 ईस्वी तक भारत में कांग्रेस की ही सरकार रही, जिस कारण इस कालखंड को एक दलीय व्यवस्था वाला कालखंड कहते हुए किसने इसकी कड़ी आलोचना? रजनी। चुनाव सुधार से संबंधित समिति का नाम बताइए। चुनाव सुधार से संबंधित समिति का नाम बताइए। तारकुंडे समिति, जेबी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, तनखा समिति। यहां से प्रश्न आया है, आगे भी प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। चुनाव सुधार से संबंधित समिति का नाम बतलाइए। तारकुंडे समिति का गठन कब हुआ? तारकुंडे समिति का गठन कब? जेपी समिति का गठन कब? दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, तनखा समिति। अपराधी और राजनेताओं के बीच सांठगांठ को पता लगाने के लिए कौन कमेटी गठित किया? बोहरा। अपराधी और राजनेताओं के बीच सांठगांठ का पता लगाने के लिए कौन कमेटी? बोहरा समिति। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष? किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया? कब कब पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए? 1952, 1957, 1962 और 1967। 1952, 57, 1962 और 67। कब कब पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ? चलिए, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ? 1900। नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? नन ऑफ दी। वीवीपैट का फुल फॉर्म? वीवीपैट का फुल फॉर्म? अच्छा, वीवीपैट मशीन किस दो संस्था ने मिलकर बनाया? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर 2013 में वीवीपैट मशीन तैयार किया। वीवीपैट मशीन किसने तैयार किया है? चलिए, कौन अनुच्छेद कहता भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा? 300। कौन अनुच्छेद कहता भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा? कौन अनुच्छेद कहता मतदाता सूची में नाम शामिल करते वक्त धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा? आए 300। लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। 300। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन को लेकर विशेष उपबंध करने की संसद की शक्ति। 300। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन को लेकर विशेष उपबंध करने की संसद की शक्ति। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन को लेकर विशेष उपबंध करने की राज्य विधानमंडल की शक्ति। 300।
निर्वाचन संबंधी मामलों को लेकर न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। आए 300 क्लियर है ये बात। चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम। चलिए इसका चलिए आइएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? गैप चाहिए। नहीं चाहिए। अच्छा रुकिए ना, हल्ला मत कीजिए। ठीक है 15 मिनट का गैप दे, 10 मिनट नहीं 15 मिनट रुक जाइए, हल्ला मत कीजिए। 7:30 हो रहा है, 7:45 में हम आ जाएंगे। 15 मिनट का गैप है, ठीक है। 15 मिनट बाद फिर से पढ़ें। देखिए 15 मिनट का गैप दे देंगे तो हम 9 बजे तक पढ़ा सकते हैं, हमको पता है। अगर गैप नहीं देंगे तो फिर आप 9 बजे तक नहीं रुकिएगा। हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। 15 मिनट का गैप है, फिर से मिलते हैं 15 मिनट बाद। काट दिए।